और कैसे हो? दिवाली मनी? यार देखो, सबसे बड़ी समस्या है ना, क्लास में देख के बात कर रहा था। क्लास के बाद वाली चीज है ना, तुम लोग दिख नहीं रहे हो और ये कैमरा ऐसे मुझे देख रहा है। तो ये वाला सेंस है ना, वो भाव ही बदल दे रहा है पढ़ाने का। खैर, आ जाओ। हमने अभी लास्ट जो क्लास में खत्म किया था चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 5 था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कांग्रेस चुनाव कैसे जीत रही थी, कैसे दोबारा कांग्रेस वापस आई, इंदिरा गांधी ने कैसे फिर से कांग्रेस को एक नए कांग्रेस के रूप में बनाया। तो अब इस चैप्टर में देखेंगे ना कि कैसे लोकतंत्र पे वापस संकट आ जाता है। देखो, सारी बात यही है ना कि इस चैप्टर का मुख्य मुद्दा रहेगा इमरजेंसी। हमारे देश में एक बार लगी है, देखेंगे कि कैसे लगी है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ठीक है। अभी फिलहाल चैप्टर के इंट्रोडक्शन पोर्शन को देखते हैं, जो एनसीईआरटी ने खुद लिख के दिया है हमें। चलो आ जाओ। देखो, लिखा है इस अध्याय में हम देख चुके हैं कि 1971 के बाद कांग्रेस को नवजीवन मिला, लेकिन इस पार्टी में अब पहले वाली बात नहीं रही। याद करो मैंने क्या बोला हुआ है कि कांग्रेस खत्म हो चुका। खत्म होने का सेंस, इंदिरा गांधी ने एक नया कांग्रेस बनाया, यानी अपने दिमाग वाले जो समर्थक थे उनको अलग ले लिया। बचा दूसरा वाला, जो पुराने बुद्धिजीवी लोग, जो इंदिरा गांधी से दुश्मनी रखे थे। दुश्मनी का तात्पर्य अलग है, लेकिन मतलब भाव यह है कि मतभेद रहा करता था, मेल जोल सेम सेम सेंस में नहीं रहा करता था, तो वो यहाँ पे रहेगा। तो ये बोल रहे हैं कि जो नई वाली कांग्रेस बनी है ना, जिसमें इंदिरा गांधी रोल अपना प्ले कर रही हैं, मुख्य लीडर बनी हुई हैं, वो उस पार्टी को पुरानी कांग्रेस पार्टी जैसा नहीं मानती है, या अब नहीं रख रही हैं। दिक्कत क्यों? क्या अंतर आ गया? पहले की कांग्रेस जो हुआ करती थी ना, कई विचारधाराओं से मिलकर बनी करती थी। जैसे उसमें देखोगे तो समाजवादी भी थे, पूंजीवादी भी थे, उदारवादी भी थे। ये अलग अलग थॉट प्रोसेस है, पहली बात तो ये ध्यान रख लो। ये थिंकर्स का अलग अलग दायरा होता है। ऐसे लोग जब इसमें जुड़े, तो इसमें निकल के आएगी एक विचारधारा कि भाई, सारी बातें निकल के आती थी कि कंक्लूजन निकल के आएगा देश के लिए बेस्ट, जो पुरानी वाली कांग्रेस थी। पर समस्या कहां आ गई? ये जो नई कांग्रेस बनी ना, इसमें केवल और केवल इंदिरा गांधी का मोनोपोली चलने लगा, उनका अधिकार। तो इंदिरा गांधी के जैसे सोचने वाले ही इस पार्टी में रहेंगे, इस पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, या इससे आगे बढ़ेंगे। तो बताओ, क्या वो पहले जैसे कांग्रेस रह गई? जाहिर सी बात है, नहीं रहेगी। कुछ नया परिवर्तन आ गया। देखो, इसमें बोलेगा कि कांग्रेस पार्टी अब बदल चुकी है, तो जाहिर सी बात है, बदली तो है ही। 1973 यानी 1973 से 1975 के बीच घटी घटना से यह अंतर और भी ज्यादा स्पष्ट हो गया। देखो, ये जो घटना घटित होगी ना, देश में बहुत क्रांतिकारी दौर रहेगा। 1971 का दौर याद करो, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिस टाइम हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया। ठीक, पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, बांग्लादेश बनाया। अब देखो, इन घटनाओं से भारत को लोकतांत्रिक राजनीति और संविधान निर्देशित संस्थान संतुलन को नई चुनौती ने घेरा। देखो, होता क्या है कि इस पूरी चैप्टर में इमरजेंसी के बारे में पढ़ाएगा, तो देखो जितनी भी प्रॉब्लम्स इंदिरा गांधी के सामने आएंगी, यानी कि वो सरकार के सामने जो आएगी, वो सरकार अब उसको अलग तरीके से ट्रीट करने पे उतर गई है। बात समझ आ रही है ना? अब देखो, होता क्या है कि जितने लोग इसको उस तरीके से देख रहे हैं कि सरकार अब उसको हैंडल कैसे करेगी, तो इतना समझो कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। तो अगर कोई चीज बाधा कर रही होगी काम करने में, और वो चीज अगर संविधान ही हो गई, तो सरकार इतना ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझने लगी थी कि उसने संविधान को भी बदलना शुरू कर दिया। अच्छा, संविधान जब बदलोगे तो एक बात बता दूं, न्याय न्यायपालिका जो होती है ना, वो इसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। न्यायपालिका जब खिलाफ खड़ी होगी ना, तो न्यायपालिका को भी कंट्रोल में सरकार लेना चालू कर देगी। क्योंकि भाई, संविधान एडिट कर रहे थे, अपने हिसाब से लिखना चालू कर दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो न्यायपालिका खिलाफ में आई। न्यायपालिका खिलाफ में आई तो सरकार ने न्यायपालिका पर भी कंट्रोल बनाने की कोशिश कर दी। तो ये उस समय का एक अलग सा सिचुएशन देश में बनेगा, जिसमें देश किस साइड जाएगा, लोकतंत्र कहां रहेगा, कोई क्लियर नहीं हो रहा था। अब देखो उसके बाद क्या कहानी होती है। 1975 के जून माह में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। आमतौर पर आपातकाल से हमारे मन में युद्ध और आक्रमण अथवा प्राकृतिक आपदा की तस्वीर कौंधती है, लेकिन अपने देश में आपातकाल की यह घोषणा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर की गई है। आपातकाल की घोषणा जिस नाटकीय रूप में हुई थी,
उसी अंदाज में इसका खात्मा भी हुआ। आपातकाल की घोषणा के कारण 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। अगर ध्यान दिए होगे तो कांग्रेस का इलेक्शन एक भी बार ना हारने का ट्रैक रिकॉर्ड चला रहा था। कांग्रेस के खिलाफ लोग खड़े होने लगेंगे, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे खड़े होने लगे, क्या दिक्कतें आई कि लोग खिलाफ हो गए, आखिर जिता ही यही रहे थे तो दिक्कत क्या आई। अब देखो यहाँ समस्या आ जाती है कि जो लोग इनको जिता रहे हैं वो लोग समस्या को किस तरीके से देख रहे हैं कि भाई इन्होंने आपातकाल लगा दिया, यानी देश की जनता, आपातकाल का मतलब समझो, किसी को बिना कारण बताए जेल में डाला जा सकता है, मतलब ऑन द स्पॉट है, उठ चल, वो वाला भाव जो होता है ना वो रहेगा। अच्छा, इस टाइम में एक खास चीज की गई थी, नसबंदी। बात समझ आ रही है? इसी समय महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित थी, क्योंकि पुरुष भी ना साड़ी में घूमता था। क्योंकि अगर गांव में खुले घूमते हुए मिल गए तो नसबंदी वाली गाड़ियां पकड़ के ले जाती थी और नसबंदी करके वापस छोड़ती थी, तो लोग डरा करते थे। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, आपातकाल जिस तरीके से लागू हुआ, संविधान में इसके प्रावधान हैं, लेकिन प्रावधान बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं और उसको इस्तेमाल करने के लिए भी उम्मीद किया जाता है कि सरकारें अच्छे काम के लिए उसका इस्तेमाल करेंगी, या कोई ऐसी चुनौती आ जाए जिसमें हैंडल करना जरूरी है उसी तरीके से, तब होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपातकाल कुछ नाटकीय ढंग से हो रहा है, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं था। अब देखो उसके साथ ही एक बात और निकल के आती है कि जैसे लगाया था वैसे ही खत्म भी कर दिया। ठीक, और खत्म किया तो किया, उसके बाद चुनाव लड़े, क्योंकि आपातकाल के बाद जस्ट चुनाव हो गई। चुनाव होती है, हार जाएंगी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी का मतलब नया वाला कांग्रेस, तो कांग्रेस भी हार गया। और पहली बार भारत में कांग्रेस ने जो चुनाव हारा वो है 1977 वाला। देखो, देखते हैं कब हारती हैं, चैप्टर में आगे देखेंगे। देखो इस अध्याय में अपना हम अपना ध्यान भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के इसी निर्णायक दौर पर केंद्रित करेंगे। साथ ही हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो गुजरने के बाद भी विवादास्पद बने रहे, जैसे आपातकाल क्यों लागू किया गया, क्या ऐसा करना जरूरी था, आपातकाल लागू करने का व्यवहारिक अर्थ क्या होता है, दलगत राजनीति के लिहाज से आपातकाल का क्या परिणाम हुआ, आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखे। इस चैप्टर में जो अभी तक आपातकाल को लेके दिमाग में सवाल आ जाते हैं, वो सारे सवाल के जवाब इस चैप्टर में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 6 है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। देखो अब ये कहने का तात्पर्य निकाला है इसने अपना रियल, कि भैया लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट आई है। हम जब आजाद हुए थे तो देश डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा था, तो ये जो व्यवस्था हमने अपनाई है वो व्यवस्था के खिलाफ ही हम कैसे हो गए, वो बात है। क्योंकि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया है और इनके पिताजी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, लीड रोल प्ले करते थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि उसके बाद देखा है तो प्राइम मिनिस्टर वही बने 3 बार। उसके बाद देखो लोकतंत्र अपनाने वाले वो थे और उनकी बेटी लोकतंत्र को संकट में ले आई। आखिर बात क्या रहा, ये कहानी की तरह है, इसको याद करने वाले सेंस में मत लेके जाना, पूरी की पूरी कहानी बता रहा है। चलो आज अब देखते हैं कि क्या बनता है, कैसे बनता है। आपातकाल की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि मतलब आपातकाल लग कैसे रहा था, उस दौर की क्या चल रही थी, उस समय समस्याएं क्या थी, भूमिकाएं क्या हो रही थी, वो सब इसमें बताएगा। देखो अगर मेरे हिसाब से कहा जाए तो इंदिरा गांधी थोड़ा सा डोमिनेट करना चाह रही थी, देश को बताना चाह रही थी वो इंदिरा गांधी है, दी आयरन लेडी। खैर आ जाओ देखते हैं क्या होता है। आपातकाल की पृष्ठभूमि, थोड़ी सी इनमें कुछ वर्ड्स को भी हम लोग ध्यान दिए रहेंगे, जो वर्ड्स हमारे जरूरत का होगा। देखो इसमें पढ़ते हैं 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लास्ट चैप्टर में मैंने 1967 में जो इलेक्शन हुआ था, याद करो, लास्ट चैप्टर का सबसे मोटा हेडिंग, जो अंतिम हेडिंग होगा वो यही था, 1967 का आम चुनाव। तो वही है कि अगर इसके बारे में जो बदलाव हुए हैं वो हम पढ़ चुके हैं, ये अपनी लाइन बता रहे हैं। इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थी। कद्दावर का मतलब होता है एकदम लोकप्रिय, अलग लेवल पे, जैसे आज फिलहाल आप देख पा रहे हैं कौन, अपने प्रधानमंत्री जी,
नाम बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। जैसे कि आज आज तो खैर कम हो गई है। आई थिंक कि जब दूसरी बार प्रधानमंत्री ने इलेक्शन लड़ा था 2014 के बाद लड़े, 19 में 5 साल बाद इलेक्शन होता है। 19 में जिस तरीके से उन्होंने सीट एक्वायर किया था, जीता था, लगभग मान लीजिए इंदिरा गांधी वैसे ही अपने दौर में रही होंगी। और इंदिरा गांधी जैसे कद्दावर नेता उभरी, उनकी लोकप्रियता चरम पे थी। देखो क्या होता है, इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कई ज्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो चली थी। ध्यान से देखो, बहुत सारे वर्ड्स टिपिकल हैं, मैं इनको अंडरलाइन कर रहा हूं और आप इसको चुन लेना कि कौन सा वाला वर्ड था वो। दलगत प्रतिस्पर्धा। दलगत प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है दो दल या कई दलों के बीच कंपटीशन होना। बात समझ आ रही है? लाइक अलग अलग पार्टियों के बीच कंपटीशन। ठीक। अच्छा, ये देखो, उसके बाद तीखी और ध्रुवीकृत। याद करो, पोलराइजेशन का चैप्टर था पहले, एंड ऑफ बाइपोलरिटी या बाइपोलर वर्ल्ड। तो वो वाले चैप्टर के ही सेंस में इस वर्ड को ले लो। ध्रुवीकृत होने का मतलब होता है कि दो ध्रुव होगा। एक पोल होगा, उसके आसपास सब लोग मंडरा रहे होंगे। कहीं एक पोल होगा जिसके आसपास सब लोग मंडरा रहे होंगे या खींचे चले जाते होंगे। कुछ ऐसा ही समस्या था कि इस समय दलगत प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो चुकी थी। ध्रुवीकृत होने का मतलब हो गया कि कोई एक बड़ा पार्टी होगा, उसके आसपास सारी छोटी पार्टियां मंडरा रही होंगी और सब उससे जुड़ने की प्रयास में लगी होंगी। देखिए, इसके आगे लिखा है, इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्ते में भी तनाव है। ये वाला ध्यान रखना, न्यायपालिका और सरकार। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे सरकार को चलाने के लिए तीन बॉडी पूरी तरीके से काम करती है। इस देश को चलाने के लिए सरकार नहीं, एक न्यायपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा कार्यपालिका। देखिए, कार्यपालिका और विधायिका जुड़ी हुई है, न्यायपालिका स्वतंत्र है और अलग है। ठीक। सरकार विधायिका से चुनी जाती है और यहाँ पे न्यायपालिका जो विधायिका कानून बनाई रहती है, विधायिका मतलब होता है लेजिस्लेटिव, कानून बनाने वाले, लॉ बनाने वाले। तो ये जो कानून बना रहे हैं लोग, इसका जांच पड़ताल करने के लिए रखा जाना चाहिए किसी को। कोई देश में दिक्कत होती है तो रखा जाता है, तो वो न्यायपालिका करती है। यहाँ देखो, सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए थे, वो खराब हो गए हैं। यानी जो सरकार काम करेगी उसको ये गलत कह देंगे और जो ये करेंगे उसको ये गलत कह देंगे। देखो, अंत में होगा क्या ना, एक दूसरे पे डोमिनेंस दिखाने का रेस चल जाएगा कि न्यायपालिका को कंट्रोल सरकार करना चाहेगी और सरकार को कंट्रोल न्यायपालिका करना चाहेगी। ये झगड़े का काम शुरू हो रहा है। और देखो, इसके बाद आपसी रिश्ते में तनाव आ गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना। यानी कि अब सर्वोच्च न्यायालय एकदम सरकार के खिलाफ खड़ी है। जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो वाली बात। कई का मतलब ज्यादातर जो करके आ रहे थे वो गलत काटे जा रहे थे। अब दिमाग सरकार का भी खराब होगा, हम जो कर रहे हैं वो गलत ही है, तुम आगे कर दो। ठीक। बहुत बतिया रहा है, इसको बंद करो, ये करो, वो वाला भाव चल रहा होगा। और देखो, इसके बाद होता क्या है, कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन लो। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का यह रवैया, यानी अदालत जो सरकार के खिलाफ खड़ी हो जा रही है, हर बात पे जो भी कानून लेके आ रहे हैं उसके बात पे, जो भी कुछ कर रहे हैं उसके खिलाफ खड़ी हो रही है। तो ये रवैया, कांग्रेस क्या बोल रही है कि ये रवैया अदालत की जो है ना, वो लोकतंत्र के सिद्धांत, समझ आ रहा है, लोकतंत्र की जो थियरी है जिसके आधार पर लोकतंत्र बना है, उसके खिलाफ है ये। और उसके साथ साथ संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। यानी कि संसद अपने आप को सर्वोच्च मान रही है, इसके विरुद्ध भी है कि अदालत संसद की बात काट दे रही है। समझ आ रहा है, एक लीडर है, उसकी बात कोई काट दे, तो ये सर्वोच्चता उसकी कम हो गई कि नहीं? सर्वोच्च का मतलब होता है सुप्रीम, सबसे बड़ा। तो कांग्रेस कह रही है कि संसद तो सर्वोच्च था, लेकिन ये अदालत बात काट के उसका विरुद्ध कर दे रहा है, यानी कि खिलाफ हो जा रहा है। ये पूरा पूरा इस थियरी के उल्टा चल रही है चीजें। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि अदालत एक यथास्थितिवादी संस्था है। इसका मतलब समझते हैं।
यथास्थिति का मतलब होता है जैसी स्थिति बनी हुई है उस आधार पर हम बात करेंगे। कांग्रेस बोल रही है कि ऐसा है, अदालत इसी तरीके से काम करती है कि स्थिति को देख के बात करनी होती है। आप क्या कर रहे हैं, यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़ा अटका रही है। तात्पर्य निकाला कि जो आज हम काम कर रहे हैं ये भविष्य में गरीबों को फायदा देगा। किसने कहा, सरकार ने, अर्थात इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी की सरकार ने, वो जो कांग्रेस नई वाली। और उन्होंने ये भी बात कह दिया कि ये जो अदालत हरकतें कर रही है वो आज के हिसाब से सोच के कर रही है, जबकि हमारा काम फ्यूचर का है और ये फ्यूचर देख ही नहीं रही है, ये काट दे रही है हमारी बात को। तो ये तो पूरा का पूरा असल चल रहा है, समझ आ रही है। अब देखो होता क्या है, कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे उन्हें लग रहा था कि सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति हद से ज्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए हैं या हो गए थे। अब देखो ध्यान से सुन लो, एक तो इंदिरा गांधी ने पुराना कांग्रेस तोड़ के एक नया कांग्रेस बनाया। दूसरा जो विपक्ष में थे जो कांग्रेस के ही खिलाफ थे वो लोग भी इंतजार कर रहे थे ऐसी मौके का। अदालत स्वयं खिलाफ हो रखी है। अब ध्यान से देखो होता क्या है कि राजनीतिक हद से ज्यादा व्यक्तिगत हो गई ऐसा ये कह रहे हैं। उसके साथ साथ कह रहे हैं इंदिरा गांधी को ज्यादा पावर मिल गया इसलिए ये सरकारी संस्थाओं को घर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मानिए एक डीएम साहब हैं, उनको मिल गई एक गाड़ी ऑफिस आने जाने के लिए। अब वो किसी की बारात में जानी है, उनका मन किया तो वो गाड़ी को लेके चले गए बारात में। ये हो गया उनका व्यक्तिगत उपयोग, जबकि वो मिला है उनको सरकारी उपयोग के लिए। जब वो सरकार का काम करने जाएंगे तभी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, वो अपने घर का काम करने के लिए निकल गए। जैसे फूआ के लड़के की शादी है, मामा के मौसे की, किसी की लड़के की शादी, लड़की की शादी, तो उसमें शामिल करने के लिए वो गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये लोग कहना चाहते हैं कि जो संस्थाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए पुलिस, अब इंदिरा गांधी अपने पर्सनल यूज के लिए कर रही हैं। जैसे इंदिरा गांधी को किसी ने गाली दे दिया तो वो एफआईआर पुलिस से करवा रही हैं। बात समझ आ रही है, सही है गलत है, बात की बात है। पहली चीज ये है, सरकार अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं पुलिस को रखती है या कोई भी सरकारी संस्थाओं को नहीं रखती है। लेकिन यहाँ पे आरोप लगना चालू हो गया है, यानी कुछ तो ऐसा हो रहा होगा उस समय। आइए देखेंगे आगे। और धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने जो कांग्रेस तोड़ा था उसके लिए विरोधी भी, उनके विरोधी जो थे जैसे कि मोरारजी देसाई का नाम हाईलाइटेड होगा क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब छीन लिया था इन्होंने। तो वैसे विरोधियों के भी बीच मतभेद एकदम तगड़े हो रखे हैं। तो आके देखते हैं अगले में कि क्या चल रहा है उस टाइम का इकोनॉमी का कंडीशन। क्योंकि देखो यार, समाज, धर्म, सारी चीजें एक साइड, जेब में रुपए रहते हैं ना तो नया कानून बनाया जा सकता है, नई चीजें लाई जा सकती हैं, समाज नए तरीके से बिठाया जा सकता है। और सारा ज्ञान हो पर जेब में रुपया ना हो, कदर कुछ नहीं होती। तो ये वही है, अगर आपको अपनी कद्र करानी है तो जाहिर सी बात है इसका जरूर ध्यान रखना होगा, इकोनॉमी का। इकोनॉमी समाज को भी, कंडीशन को भी, सबको बताती है। तो चलिए आते हैं देखते हैं कि कंडीशन कैसी रही है इस इकोनॉमी की। चलो अब इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, आर्थिक संदर्भ। पैसा बहुत जरूरी है। तो देश के लिए पैसा आर्थिक रूप में देखा जाता है, आपके जेब वाले रूप में नहीं। तो देखो 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ध्यान रखो, 1971 में चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस ने कहा गरीबी हटाओ। बात समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लास में जितने नालायक बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उनको कहता हूँ इनको हटाओ, पढ़ने वालों को लाओ। वैसे ही कांग्रेस बोल रही है गरीबी हटाओ। तो देखिए होता क्या है, बहरहाल 1971 और 72 के बाद के सालों में देश की सामाजिक आर्थिक दशा में खासा सुधार नहीं हुआ। अगर आप कोई चुनाव में वादा करके आते हो और काम न हो तो सामने वाला आपको देखेगा जिस तरीके से, क्या बोलता है, भैया खाली झूठ बोल के आया था, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। कुछ ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे। फ्रॉड ही करोगे तो देश तो पहचान जाएगा, भाई मूर्खों का देश थोड़ी है, लोकतंत्र चलवा रहे हैं ये लोग। तो ये लोग तो बताएंगे ना कि गलती हो रही है सही हो रही है। जो कह के आए थे वो करके नहीं जाओगे तो तुमको तो, अच्छा भाई, ये वाली बात को उल्लंघन किए तो बहुत पीटे जाओगे, और ये वही करने चल दिए थे। तो देखो 71 की चुनाव हुई है, 1971 में चुनाव कांग्रेस लड़ी और ये बोली गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटाओ वाला हमको जिताओगे तो हम गरीबी हटा देंगे। अब देखो
एक साल की बात कर रहा है, बाद के सालों में भी सामाजिक और आर्थिक दशा में खासा सुधार नहीं हुआ, यानी कोई बदलाव नहीं हुए। थोड़ी बहुत हुई भी होगी तो वो दिख नहीं रही होती है। तो कोई खासा सुधार नहीं हुआ। अब देखो होता क्या है, बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। बांग्लादेश का संकट समझ पा रहे हो? 71 में बांग्लादेश को हम लोगों ने अलग करवाया है। ओ नो, कुछ गड़बड़ हो गई। आ गया, चलो भाई। व्हाट दैट मीन? सही है, सही है, सब वापस आ गया। चिंता नहीं करो, वीडियो चलेगी। पर देखो, अब यहाँ समस्या एक और बनी कि भाई ये जो बांग्लादेश का संकट, हम लोग कहाँ थे यार? देखो, बांग्लादेश का संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था। कहने का तात्पर्य है कि बांग्लादेश का संकट किस बात से आया? 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया। पाकिस्तान से अलग करने में भारत बहुत बड़ा मददगार था। भारत ने उनको ट्रेनिंग दी है, उनके लोगों को हथियार दिया था, कुछ खाने पीने के लिए खर्च भी किया था, ठीक, ताकि ऐसा हो सके। कई कारण थे, किसी और चैप्टर में ये एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों कारण ऐसा बना, वो शायद पिछले चैप्टर में था भी और मैंने किया भी है क्लास में। तो कई कारणों की वजह से बांग्लादेश को हम लोगों ने हेल्प किया था। देखो हुआ क्या कि संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा, क्योंकि हम लोग अभी गरीब हैं। आजादी का ज्यादा दिन हुआ नहीं है, लगभग लगभग माना जाए तो 30 साल भी नहीं हुए। और देखो 30 साल ना होना, ऊपर से एक नए लोगों का बोझ ले लेना, अपने आप में कठिन चुनौती है। और देखो होता क्या है, लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए थे। पूर्वी पाकिस्तान का मतलब वो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में घुसेंगे सीधे सब। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये वाले क्षेत्र, नागालैंड, ये सब जो क्षेत्र होंगे ना, असम, इनमें धीरे धीरे बाउंड्री से अंदर घुसते जाएंगे। जैसे जैसे बाउंड्री में ये पहुंचेंगे तो ये क्या होगा, इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा। समझ पा रहे हो ना कि पाकिस्तान से झगड़ा भी हो रहा है। यानी एक तरफ युद्ध का खर्चा उठा ही रहे हो, 80 लाख लोग आपके घर में आ गए खाने के लिए, यानी जो खाना आप अपने लिए रखे थे वो खिला भी दिए, और ऊपर से जो बचे हुए पैसे आप हो नहीं पाएगा ज्यादा, और फिर ऊपर से पाकिस्तान से जाके झगड़ा भी कर रहे हो। यानी गरीबी दो तरफ से चल रही है, एक जो आपके पास है वो बांट दिए, और जो है उसके लिए तो समस्या है। अब देखो क्या होता है, युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरीके की सहायता देना बंद कर दिया। जैसा हमने माना था, अगर जिनको थोड़ी बहुत पिछले चैप्टर में, पिछले से पिछले चैप्टर में है ये, कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जब 1971 वाला, तो हमें अमेरिका धमकी दे रहा था, नीचे से पूरी की पूरी अपनी जहाज लेके आ गया था, न्यूक्लियर बम लगा के। वो तो रसिया भाई साहब आए और हेल्प कर दिए, तो हमने बांग्लादेश बांट दिया। लेकिन अमेरिका हारा है, दिमाग खराब है, सोचो, रसिया से हेल्प लिए हो तुम, तो जो अमेरिका आपको हेल्प कर रहा होगा वो अमेरिका कहाँ चला गया, वापस। अब न तो आपको हेल्प करेगा, न कुछ, इनफैक्ट आप पे कई सैंक्शंस लगाएगा। सैंक्शन का मतलब आपसे व्यापार ना करो, अपने लोगों को भी कहेगा मत करो, उनको कुछ मत दो, उनको जो भी दे रहे हो बहुत महंगा दो, उनकी औकात से बाहर हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपने दुश्मनी मोल ले ली, और वो उस समय सबसे अमीर हुआ करते थे, तो उन्हीं से आपने दुश्मनी मोल ले ली। अब देखो क्या होगा, इस अवधि में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कई गुना बढ़ोतरी हुई। अब ध्यान से देखो, अभी तक 80 लाख लोग आए थे खाने, पहला कारण। दूसरा, पाकिस्तान से आप युद्ध लड़ लिए, दो तरीके से गरीबी हुई। तीसरा, अमेरिका हार गया, मतलब अमेरिका की बात आपने नहीं मानी, अमेरिका आपकी आपसे नाराज है, और नाराज आदमी आपको मदद देना छोड़ दिया। अब तीसरा चौथा क्या हो गया, कि जो हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट से पेट्रोल लेते हैं, पेट्रोल का इन सेंस क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, देखो हमारे पास कच्चा तेल उतना है नहीं जितना हमारे देश की आवश्यकता है। कहो तो है ही नहीं, सीधी बात समझो, हम बाहर से ही मंगाते हैं। तो बाहर जहां से हम ला रहे थे, गरीबी हमारे घर में चरम पे है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, और हमें बाहर से सामान ला के ही काम चलाना है। हमारी इंडस्ट्री चलेगी तेल से, हमारी फैक्ट्री चलेगी तेल से, हमारी गाड़ियां चलेंगी तेल से, और तेल ही हो गया महंगा। यानी जो भी बनेगा, जो भी खाओगे, जो भी ले जाओगे, सब महंगा। इतना समझो कि अगर तुम सब्जी खेतों में भी उगा रहे हो, तो तुम्हारे खेत से तुम्हारे घर तक ले जाने के लिए भी तुम कुछ यूज करते होगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
तो इसको देश के लेवल पे मानो, कोलकाता की सब्जी अगर लेके जानी हो हमें गुजरात, तो गुजरात तक जाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और वो तेल के माध्यम से ही होता। भाई जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेके जाती वो तेल से लेके जाती। अब तेल से लेके जाती यानी खाने की चीज ऑलरेडी महंगी हो गई। चावल, अनाज, दाना, कुछ भी जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सब सोचो, इतना महंगा हो गया। अब महंगाई इस लेवल पे अगर आ जाए तो इंसान क्या करेगा? क्लियर हो पा रहा है? अब देखो होता क्या है देश में, और थोड़ी सी चुनौती देखते हैं। इससे विभिन्न चीजों की कीमतों पर तेजी से बढ़ी, मतलब जितनी भी चीजें थी सब महंगी होना शुरू हो गई। बात क्लियर हुआ? इसीलिए कहते हैं कि अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल का भाव बढ़ जाएगा, समझो देश में महंगाई आ जाती है। और महंगाई किसी एक चीज पर नहीं होती, समझ में आ रहा है? चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके भी दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं जहां से आ रहा हूँ मैं गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मेरे पे खर्च ज्यादा गिरेगा तो मैं ऑलरेडी तुमसे ज्यादा चार्ज करने लगूंगा। बात समझ आई? अब देखो 1973 में चीजों की कीमत में 23% और 1974 में 30% का इजाफा हुआ। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। गरीबी हटाओ, कहाँ लेके जाओ? समझ आ रहा है? अभी बोला गरीबी हटा दो, यहाँ अमीरों को चीजें महंगी पड़ रही हैं, लोग गरीब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। भाई अमीर वाले भी अब गरीब फील करने लगेंगे। अगर मार्केट में सामान महंगा मिल जाए तो जेब में पैसे का कीमत क्या, जीरो। अरे मेरे पास 5 रुपए थे और पहले मैं अमीर हुआ करता था, आज 5 रुपए है पर मुझे सामान ही नहीं मिलता, मैं तो गरीब हुआ ना। और इसने नारा क्या दिया है, गरीबी हटाओ। कहाँ हटा? सामान के दाम ऑटोमेटिक बढ़ गए। अब देखो होता क्या है, औद्योगिक विकास की दर बहुत बहुत कम थी। औद्योगिक विकास का मतलब होता है इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। अगर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट को उस स्पीड से नहीं लेके जाओगे तो आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, अर्थात बेरोजगारी। और बेरोजगारी का मतलब है कि भैया अगर इसका विकास नहीं होगा और बेरोजगार लोग हो जाएंगे और चीजें महंगी हो जाएंगी तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये वही हो रहा है, देखो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी, एकदम लोग नल्ले पड़े हुए थे, और उस समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप था ही नहीं, बिजी हो जाए रील्स देख देख के। आज तो लोग चोरी करके मोबाइल रिचार्ज कराते हैं रील्स देखने के लिए। एक ढंग का काम नहीं करना है, और मेरे क्लास के जितने हैं सब रील्स पे मिल जा रहे हैं। ग्रामीण इलाके में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई थी। देखो शहरों में इंडस्ट्री लगती है, गांवों में इंडस्ट्री लगती नहीं है। गांव के लोग शहर उठ के जाते थे रोजगार करने, अब इंडस्ट्री का विकास ही नहीं हो रहा है, बेचारे गांव वाले तो जाएं कहाँ? क्योंकि वहां खाली ही नहीं है जगह, वैकेंसी नहीं है। जब वैकेंसी ही नहीं है तो बेरोजगारी अब देख पा रहे हो ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से बढ़ रही है। अब देखना, खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया। फिर ध्यान दो, अभी तक देश में लोगों में गरीबी चल रही थी, अब कर्मचारियों में भी गरीबी चलेगी। कहते हो ना सरकारी नौकरी वालों की इनकम फिक्स होती है, सरकार ने उनकी इनकम को अपने घर में रख लिया, कहा ऐसा है यार, पैसे वैसे हैं नहीं, वेतन वेतन बाद में मिलेगा, अपना काम करो आज। ठीक है, काम करो आज, पैसे मिलेंगे कल, और नहीं मिलेंगे भी तो भी चलना पड़ेगा। सबके वेतन रोक रखी है। अब देखते हैं थोड़ा नीचे चल के, देखो खर्च कम करने के लिए यानी सरकार कर्मचारियों को वेतन देने में बहुत खर्च करती है, सीधी सीधी बात कहें तो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पे। यहाँ वेतन रोक दिया गया है। अब सोच पा रहे हो किस लेवल की बात चल रही है, देश में क्या गरीबी कितनी आई होगी, किस पीक पे। अब इसके बाद होता क्या है ना, बड़ी समस्या आएगी। देखो जब तक देश की जनता नाराज थी, आप अपने कर्मचारियों से उनको कंट्रोल कर सकते हो। अब ध्यान दो, देश की जनता नाराज ही नहीं है, समझ आ रहा है ना? कर्मचारी नाराज हैं। अब नाराजगी बांटो, किससे बांटोगे? रोकोगे किससे? देखो होता क्या है, यहाँ पे कहेंगे कि ग्रामीण इलाके में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी, खर्च को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों को के वेतन को रोक लिया। इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष पनपा, यानी वो सब नाराज हो गए। अब देखो क्या होता है, 72 से 73 के वर्ष मानसून असफल हो गया, भगवान भी मजा लेने लगे। आगे का हिस्सा सुनो, तुम्हारे देश में गरीबी चल रही है, एक और झेलोगे? रुको मैं इस साल मानसून ही नहीं देता हूँ।
देखो हम लोग गरीबों का देश इसलिए भी थे ना कि हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो कम होता था। प्रोडक्शन कम होने का मतलब क्या निकलता है, अगर ध्यान से समझो तो, कि प्रोडक्शन कम हो तो होगा क्या भाई साहब, चाहिए होगा ना। प्रोडक्शन कम होने का रीजन चलते हैं, क्या होगा, हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा टेक्नोलॉजी तो फिर भी चलो बैलों को खटा के काम कर लेते थे, ट्रैक्टर नहीं है तो, हल नहीं है, वो फावड़ा लेके चलो किसी तरीके से गुजारा कर रहे थे। दिक्कत कहाँ से आ गई, इरिगेशन सिस्टम, बिना सिंचाई के कृषि नहीं होती। हमारे देश में आज भी वर्षा पर निर्भर बहुत लोग रहते हैं, वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। और उसी साल 72-73 में भगवान थोड़ा सा जोक के मूड में आए कि चलो एक मीम्स बनाते हैं, आज अपने रील्स पर स्क्रॉल करेंगे, और ये वाला चीज हो गया, मानसून असफल हो गया, यानी कि आया ही नहीं उस साल। बादल बादल वर्षा वर्षा नहीं आई, उस लेवल पे नहीं आई जिससे खेतों में खेती की जा सके, यानी कि खेती भी खराब, जो खाने पीने की चीजें वो भी दिक्कत में आ गई है। इससे कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई, यानी भूखमरी आएगी। अब देखो खाद्यान्न का उत्पादन 8% कम हो गया। 8% आपके लिए बहुत छोटा लग रहा होगा, 8% गिरना मतलब बहुत बड़े लोगों को बिना अनाज के रखना हो जाता है, समझ आई। देखो होता क्या है, आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था। इस स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन विद्रोहियों की अगुवाई की, और 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध का स्वर उठने लगे थे। ये स्वर इस अवधि में और ज्यादा, ठीक है, और ज्यादा के बाद क्या होता है यार, आगे का देख लिया जाए। प्रबल हो उठे। आते हैं बात समझने, ध्यान से देखो। देश में एक तरफ किसान लाचार, सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। एक तरफ कर्मचारी लाचार, जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं जिनको पैसे नहीं मिल रहे थे, अभी याद करो। एक तरफ मानसून ने तहलका मचाया हो तो प्रोडक्शन खराब है, ठीक, स्टूडेंट्स और भी नाराज चल रहे हैं, और पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ चल रही हैं। मौका मिल गया, चले गए इन्हीं के खिलाफ। ऐसा यार, इन लोगों को बताते हैं, पार्टी बहुत कांग्रेस चिल्ला रही थी ना, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, इसी के नाम पे जीती है ना, चलो इनको अब बताते हैं, देखो कहाँ गरीबी हटा है। जाके जनता के विरोधियों को भड़काने, मतलब जनता जो विरोध में उतरी हुई थी उनको भड़काना शुरू कर दी, जो विपक्ष वाली पार्टियां हैं। जैसे मान लीजिए आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर किसान आंदोलन चल रहा हो तो कांग्रेस उतर जाए उधर। अब गए, देख रहे हो क्या कहे गए थे, देश विकास करेगा, सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ हो रहा है, वो वाली डायलॉग मारने लगेंगे। बात समझ आई, लोकतंत्र खतरे में है, सब समस्याएं आ गई हैं, समझ आ रहा है, गरीबी हट नहीं रही है, और कर्मचारियों का पेंशन नहीं मिल रहा है, बताओ मुफ्त में काम करेगा कोई। ये सारी बातें यहां से निकल के आ जाएंगी, और ये इसका मजा कौन ले रहा है, विपक्ष पार्टी, क्योंकि वो तो जानती है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, कांग्रेस को हटाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया मौका मिल गया था। अब देखो होता क्या है, संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूह की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। मार्क्सवादी, ये एक वादी का मतलब समझ लो पहले, इंग्लिश में इसको इज्म कहते हैं, वाद। देखो ये जो वादी वर्ड है ना, इसको इंग्लिश में ISM से डिनोट किया जाता है, और मार्क्स का मतलब होता है ये, ठीक है, मार्क्सिज्म। अब ध्यान से समझना, ये कोई विचारधारा होती है, जहां वादी लग गया इसका मतलब होता है किसी प्रकार की विचारधारा की बात कर रहा है। तो मार्क्स के विचारधारा की बात कर रहा है, मार्क्स ने जो दिया हुआ है लोगों में विचारधारा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें अलग अलग विचारधाराओं को समझाऊंगा, वो सारे क्लासेस के लिए जरूरी है, आपके लिए पर्सनली नहीं। बस इतना समझिए, एक प्रकार की विचारधारा के लोग, मार्क्सवादी समूह की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी, यानी कि सरकार के खिलाफ के लोग और बढ़ गए, अलग अलग तरीके के लोग आने लगे। अब देखिए क्या होता है, इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया और राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। बहुत क्रिटिकल बात आ रही है, देखो समझो, कहा कि इन समूहों ने, जो खिलाफ खड़े हैं लोग,
उन्होंने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली यानी कि जो सरकार चल रही है उस प्रणाली के खिलाफ, जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए क्या उठा लिया है? हथियार उठाया है भाई। तथा राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। राज्य से सेंस देश का है, किसी राज्य का नहीं। तो राज्य विरोधी का मतलब हो गया देश विरोधी तकनीक जो अपनाई जा सकती है वो तकनीक अब अपनाने लगे हैं। ये समूह मार्क्सवादी लेनिनवादी अब माओवादी हो गई है। देख लो, ध्यान से सुन लो। मार्क्सवादी एक अलग विचारधारा है, लेनिनवादी एक अलग विचारधारा है। जब दोनों विचारधाराओं को मिलाओगे तो माओवादी विचारधारा बनती है। देखो, माओवादी विचारधारा, माओ एक आदमी था उससे जन्म ली है, एक विचारक था उससे जन्म ली है। बताएंगे, कहा है मैंने कि इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे विचारधाराओं को अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। वो इतनी छोटी चीज नहीं है कि समझ आ जाए इतनी आसानी से, मैं एक एक लाइन में नहीं समझा सकता। बस इतना समझो, ये लोग हथियार उठाने वाले, सरकार के खिलाफ हथियार उठाने वाले लोग हो गए हैं। बात समझ आ रही है? नक्सलवाद का मतलब तो समझ आ ही रहा होगा। नक्सलाइट्स ये क्या करते हैं? बंदूक ले लेते हैं, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे होते हैं, जितनी सरकारी संस्थाएं होती हैं उनको गोली से उड़ाना, बम से उड़ाना, ऐसे काम कर रहे होते हैं। ये होता है नक्सलवादी लोग। तो मतलब माओवादी और नक्सलवादी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन है, बताऊंगा, उसके लिए अलग रहेगा। बात समझ आई? अब देखो क्या होता है भाई। नक्सलवादी के नाम से जाने गए और ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। कह रहा है कि अब ये चीज जो हरकत हो रही है, इस टाइप के ग्रुप कहाँ सबसे ज्यादा मिल रहे हैं? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल वाला बॉर्डर याद करो, 80 लाख कुछ घुसे हैं बाहरी बांग्लादेश के लोग, और वही सब हरकत करवा रहे हैं। समझ लो, मतलब ऐसे कह सकते हैं। उधर ही ज्यादा एक्टिविस्ट होने का मतलब है कि ये कुछ हरकतें उनकी भी जुड़ी हुई होंगी। पाकिस्तान से उधर से थोड़ा हेल्प मिल रहा होगा, वो वाला जो बांग्लादेश में गुस्से में बैठे होंगे कि इंडिया ने कैसे हस्तक्षेप किया, पाकिस्तान से हमें अलग कर दिया, उनको बताएंगे हम। वो जज्बा जो आएगा ना उनके अंदर, जो मकबूल, वो वाला भाव, ये वही है। तो देखो, ज्यादा सक्रिय हो गए थे, और पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। पश्चिम बंगाल में भी सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी। जब ऐसा चीज हुआ तो उसने कठोर कदम उठा लिया, यानी कि जब सरकार के खिलाफ लोग हथियार उठाने लगे तो सरकार कठोर कदम उठा लेती है। कठोर कदम का मतलब होता है गोली चलवाना, मार देना, इनकाउंटर्स के रूप में। ऐसे नहीं होता कि तोप लेके लगवा दिया, नहीं। जब हथियार के थ्रू लड़ोगे तो हथियार से ही सेना लड़ती है, पुलिस लड़ती है, ठीक है। अच्छा, जो बहुत ज्यादा एक्टिविस्ट के रूप में होंगे उनको पकड़ के नजरबंद कर देना। नजरबंद का मतलब होता है कि इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया लेकिन करने वाले हो सकते हैं कि कर दें, या ऐसा कुछ भी हो, इस बात का डर होता है, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। बात समझ आई? तो कठोर कदम उठा लिया और इसके कारण में लोग अब नाराज होने लगे थे, ठीक। देखो, गरीबी जनता पर सचमुच बहुत, अरे, भारी मुसीबत आई होगी। गरीब जनता पर सचमुच भारी मुसीबत आई होगी। आखिर गरीब हटाओ के वादे का हुआ क्या? मैंने भी तो वही पूछा था थोड़ी देर पहले। गरीबी हटाओ, यहाँ गरीबी बढ़ाओ, गरीब मिटाओ। समझ आ रहा है? इतना महंगाई बढ़ाओ गरीब अपने आप ऑटोमेटिक मर जाए। तो गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ वाला चल रहा है अब, ठीक। कॉन्सेप्ट देखो, इस इतना तक तो इस वीडियो में रहने देता हूं। अगली वीडियो में ये चैप्टर के कुछ बाकी हिस्से आएंगे। हालांकि 2 पेज से ज्यादा नहीं हो पाया और टाइम काफी खींच लिया, बट होप करता हूं कि तुम लोगों को सारी बातें समझ आई होंगी। जो ये वाद वाली चीजें हैं इनके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत लेंदी कर देगा। तो वो आधे घंटे के समथिंग में वीडियोस आएंगी और सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगा। अब इतनी बात समझ आ गई होगी तो ये गुजरात और बिहार के आंदोलन अगली वीडियो में करवाता हूं। जल्द ही ये वीडियो भी आ जाएगी। आप लोगों की ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने से पहले मैं इस चैप्टर को यहीं कंप्लीट करूंगा, और ध्यान रहे क्लास में इस चैप्टर का जिक्र नहीं होगा। इस चैप्टर के आगे वाली बात पढ़ाई जाएगी, तो ध्यान से यहाँ पे आप पढ़ेंगे और इस चीज को क्लियर करेंगे, ठीक। जो चीजें नहीं समझ आएंगी वो कमेंट में पूछ लो, या फिर जो तुम लोगों के टेलीग्राम चैनल्स हैं उस पे आ जाइएगा, आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ, ये भी बात रहे, सारे क्वेश्चन आंसर्स जो इसके होंगे वो एंडिंग में जनवरी में मैं सारे सीरीज के रूप में लेके आऊंगा कि बोर्ड्स में कैसे आंसर्स लिखने हैं, और वहां पे आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। धन्यवाद इस वीडियो